उसने सिर झुकाकर नूडल्स के कटोरे को देखा, फिर मेरी ओर देखा और फिर मेरे एप्रन पर नजर टिक गई। उसकी आवाज हल्की सी भर्रा गई, ये तुमने बनाया है? मैं मुस्कुराया, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें हमेशा बाहर का खाना तो नहीं खिला सकता, तुम इन दिनों बहुत थक जाती हो, थोड़ा गर्म खाना खाओगी तो अच्छा लगेगा। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई, फिर चॉपस्टिक उठाकर धीरे धीरे खाने लगी। 3 साल की शादी, 3 साल तक उसने मुझे पाला था, पैसे दिए, कारें दी, जो चाहा सब दिया, लेकिन बदले में उसे मुझसे कभी एक शब्द की चिंता भी नहीं मिली। असल मालिक के पापों का हिसाब अब मुझे चुकाना था। मैं धीरे से बोला, आराम से खाओ, कम पड़े तो और बना दूंगा। तभी थक 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 दरवाजे पर जोरदार और बदतमीजी भरी दस्तक गूंज उठी। घर का सारा सुकून एक पल में टूट गया। मैंने भौहें सिकोड़ ली। इतनी सुबह इस पुराने मोहल्ले में कौन इस तरह दरवाजा पीट रहा था? उधर सुवानलिंग का हाथ भी अचानक रुक गया। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। मैं उठकर दरवाजे तक गया और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक महिला खड़ी थी। गाढ़ा मेकअप, महंगे ब्रांडेड कपड़े, तेज परफ्यूम की गंध और चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। वह थी लियू शियाओई, वही अमीर महिला जिसके बारे में असली मालिक कल तक सपने देख रहा था। उसके पास पैसा तो था, लेकिन सुवानलिंग के पुराने रुतबे के सामने वह कहीं भी नहीं ठहरती थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने सिर से पैर तक मुझे देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, चैनियो, सुना है सुवानलिंग दिवालिया हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वह थोड़ा और करीब आ गई। उसकी उंगलियां हल्के से मेरे हाथ को छू गई। उस बर्बाद औरत के साथ रहकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पालूंगी, गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, जो चाहोगे सब दूंगी, पहले से भी ज्यादा शान से रहोगे। उसकी बातों में कोई शर्म नहीं थी। वह खुलेआम अपना मकसद बता रही थी। मैंने पीछे नजर डाली। सुवानलिंग अब भी मेज पर बैठी थी, लेकिन उसकी उंगलियां चॉपस्टिक पर कस चुकी थीं, इतनी जोर से कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। उसका चेहरा भी धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। उसे देखकर मेरे भीतर गुस्सा उबल पड़ा। उस औरत की शक्ल ही मुझे चिढ़ा रही थी, और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि सुवानलिंग सब कुछ सुन रही थी। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके सफेद पड़ते हाथ उसकी चोट साफ दिखा रहे थे। वह अंदर से बेहद स्वाभिमानी औरत थी। उसे यह सब क्यों सहना पड़े? उसके दिवालिया होते ही अगर मैं भी उसे छोड़ दूं तो यह उसके दिल पर एक और वार होता। मेरे भीतर का गुस्सा फट पड़ा। मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। मैं एक कदम आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, तुम गलत दरवाजे पर आई हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और मुझे किसी की रखैल जिंदगी नहीं चाहिए। सुवानलिंग मेरी पत्नी है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। लियू शियाओई के चेहरे की मुस्कान जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं मना कर दूंगा। वह तिरस्कार से हंसी, फिर टूटी फूटी किराए की इस जगह को देखकर बोली, क्या बात कर रहे हो चेनियो, ज्यादा नाटक मत करो। सुवानलिंग अब एक कंगाल औरत है, उसके साथ रहकर क्या मिलेगा? क्या सच में पूरी जिंदगी गरीबी झेलना चाहते हो? बस एक बार हाँ कह दो, मैं गारंटी देती हूँ कि निकल जाओ। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मेरी आवाज ही ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था कि उसका चेहरा बदल गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है, और अगर दोबारा हमें परेशान करने आई तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मैंने उसके सामने ही जोर से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम। बाहर से उसकी गालियां सुनाई देती रहीं, कर्कश और बेहद भद्दी, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं सुना। घर के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। मैं मुड़ा और सीधे सुवानलिंग की आंखों से नजर मिली। वह मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी का सैलाब उमड़ रहा था, मानो वह मुझे पहचान ही नहीं पा रही हो। मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, खाना खाओ, नूडल्स ठंडे हो जाएंगे। सुवानलिंग कुछ नहीं बोली, बस धीरे से सिर हिलाया और फिर से खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर बाहर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने धीमे स्वर में कहा, आज मुझे देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना, समय पर खाना खा लेना। मैंने सिर हिलाया। उसके जाने के बाद मेरी नजर कमरे के कोने में रखे एक बड़े गत्ते के डिब्बे पर पड़ी। मैंने बर्तन समेटे और उसके पास जाकर बैठ गया। उस डिब्बे में असली मालिक की 3 साल की जमा की हुई दौलत थी। 100 से ज्यादा नई रोलेक्स घड़ियां, सब की सब अनखुली। पहले वे उसके दिखावे का सामान थी, लेकिन अब वे मेरे लिए नकदी का एकमात्र स्रोत थी। मैंने डिब्बा खोला, एक घड़ी निकाली और तुरंत ऑनलाइन बिक्री के लिए डाल दी। मार्केट रेट से 10% कम कीमत रखी। मकसद सिर्फ एक था, जितनी जल्दी हो सके बेच देना। जल्दी से हिसाब लगाया, अगर सारी घड़ियां बिक गईं तो लगभग 10 लाख युआन मिल सकते थे। सुवानलिंग को दोबारा शुरू करने के लिए यह अच्छी रकम थी, लेकिन मैं जानता था कि यह भी काफी नहीं था। 1000 अरब का साम्राज्य 10 लाख से नहीं बनता। मैं खिड़की के पास गया और नीचे सड़क पर खड़ी उस बुगाटी को देखने लगा। मेरी आंखों में धीरे धीरे एक नई योजना आकार लेने लगी।